सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के एहतसाब के नारे को, उनके एहतसाब के बयानिए को और नैब के एहतसाब के अमल को बार बार उस वक्त धचका लगता है या इस बयानिए की चूलें हिलती हैं जिस वक्त उन लोगों को जमानतें मिलती हैं जिनको नैब गिरफ्तार करता है करप्शन के इल्ज़ाम के तहत, और इमरान खान साहब के करप्शन के बयान को तकवीयत मिलने का एक जवाज़ मिलता है। लेकिन जब उन्हें जमानतें मिलती हैं, और सिर्फ जमानतें नहीं बल्कि उन जमानतों के साथ साथ अदालतों से जो फैसले सादर होते हैं जमानतों से मुताल्लिक, उन फैसलों में जो रिमार्क्स सामने आते हैं वो रिमार्क्स मजीद धचका पहुंचाते हैं इमरान खान साहब के बयानिए को और नैब की कारकर्दगी को। अभी हालिया जो हमारे सामने केस है वो एहसन इकबाल साहब की जमानत का फैसला आया, इसी तरह से ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत का फैसला आया, और एहसन इकबाल साहब के हवाले से जैसा कि अदालत ने फरमाया कि नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से, और नैब रावलपिंडी नाकाम रहा सबूत पेश करने के सिलसिले में जो उसने इल्ज़ाम लगाया था। और इसी तरह से कहा गया कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बज़ाहिर अभी इस वक्त हमें मासूम नज़र आते हैं इस सारे स्कैंडल में। मिफ्ता इस्माइल साहब 7 अगस्त 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, 26 दिसंबर 2019 को उन्हें जमानत मिल गई। हमजा शहबाज साहब को 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया और 27 फरवरी 2021 को उन्हें जमानत मिल गई। फवाद हसन फवाद साहब पर बड़ा चर्चा हुआ, 5 जुलाई 2018 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और 21 जनवरी 2020 को तकरीबन 17 माह के बाद उन्हें जमानत मिल गई। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक दोनों भाइयों को दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया नैब की जानिब से, और तकरीबन 1 साल 3 माह बाद 19 मार्च 2020 को उन्हें जमानत मिल गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 18 जुलाई 2019 को लाहौर दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया गया नैब की जानिब से, और फिर उन्हें 26 फरवरी 2020 को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया, जमानत मिल गई। ख्वाजा आसिफ साहब को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया और 24 जून 2021 को ख्वाजा आसिफ साहब को भी जमानत मिल गई। जावेद लतीफ़ साहब को 27 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया गया और 10 जून 2021 को मियां जावेद लतीफ़ साहब को भी जमानत मिल गई। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब का केस है, पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद लोग हैं, जरदारी साहब, फरियाल बीबी, डॉक्टर आसिफ हुसैन, शर्जील इनाम मेमन, बेशुमार लोग कई साल पहले मुकदमात शुरू हुए, गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे, बाहर आए, जमानतें मिली, कोई एक केस भी अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाया। अब खला या खामी जहां भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का बयानिया था एहतसाब का, तो क्या इमरान खान साहब बरी जिम्मा होंगे 5 साल के बाद के? नहीं जी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो अदालतों का कसूर है या फलां का कसूर है। इस पर बात करते हैं। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इमरान खान साहब की काबीना से फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब्बासी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और ऑनरेबल मरकज़ी सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। तंगी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, सर आपसे ही आगाज़, अच्छा जावेद अब्बासी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये कहाँ पे मसला आ रहा है सर? आप लोग तो जारी बात है खुश होंगे कि अच्छा है, जमानतें मिल रही है, कुछ नहीं आगे चल रहा, लेकिन ये मसला कहाँ आ रहा है? ये खराबी कहाँ पे है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे बड़ी खराबी है कि जब आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं अब्बासी साहब, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। मीनवाइल फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये इमरान खान साहब का भी एक बयानिया एहतसाब का 24-25 साल तक वो ये कहते रहे, और बिलाशुबा एहतसाब होना चाहिए था। पाकिस्तान का एक मसला करप्शन रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कहे कि करप्शन नहीं थी, एहतसाब नहीं होना चाहिए था, तो जाहिर बात है वो इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, जो मैंने अभी तफसील बयान की, लोग
पकड़े जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अदालतें कह रही हैं कि ये गलत पकड़ा जा रहा है, ये मासूम लोग हैं। देखिए, बात ये है कि ये मासूम लोग उतने ही हैं जितना हर चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। इनका मामला क्या है? इनका मामला ये है कि सबसे पहले तो जो इनकी क़यादत है, जो इनके सरगना हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर आकर करप्शन को बुनियाद बनाया, ये सियासत जो है वो इनकी करप्शन का कारोबार है। वो है नवाज़ शरीफ, जिनके एवन फील्ड के मामलात से उनको सज़ा हुई और सज़ा होने के बाद बजाय वो जेल में सज़ा काटते, उन्होंने एक ड्रामा रचाया बीमारी के नाम के ऊपर। इलाज के बहाने मुल्क से बाहर जाते हैं, 8 हफ्तों की बेल ख़त्म हो जाती है, वही अदालत उन्हें वापस बुलाती है, वापस नहीं आते और अपनी ही अपीलें, जो अपनी अपीलें दायर की हुई हैं फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ उन अपीलों के अंदर आकर अदालत के सामने पेश होने को तैयार नहीं होते। अदालत उनकी सज़ाएँ बहाल कर देती है। सबसे पहली बुनियाद तो ये है ना, जिसके नाम पर ये कहते हैं जी हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ हैं। अब आप अगर आ जाएँ, एहसन इकबाल इतने ही मासूम हैं तो उन्हें इस मुल्क के वज़ीर दाखिला भी थे, इस मुल्क के प्लानिंग के वज़ीर भी थे, उन्हें इकामे रखने की क्या ज़रूरत थी? इसी तरीके से जो है वो ख्वाजा आसिफ हैं, मुल्क के वज़ीर दफ़ा भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे, इनको जो है वो इकामे रखने की क्या ज़रूरत थी? अब मामला ये है कि बेल सबका राइट है, बेल होती है, लेकिन जस्टिस आसफ सईद खोसा रिटायर्ड साहब का ही ये फ़ैसला है कि जब आप बेल में किसी केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करते, क्या इनका एक्विटल हो गया? अब ये नैब के अदालत में जाएंगे, एहतसाब अदालत में, वहाँ जाके इन्होंने मासूमियत साबित करनी है अपनी, वहाँ तो अभी इनका एक्विटल नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर कोई अदालत रिमार्क्स देती है बेल के अंदर हवाले से, तो नैब का सेक्शन 9 है जो एसेट बियॉन्ड मीन्स की बात करता है, सही है। जो असासे इनके पास है, इनके ऊपर केसेस तो एसेट बियॉन्ड मीन्स के हैं। अगर इनके ऊपर वो केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर आज जो इनकी जायदादें हैं, जो इनके वसाइल हैं, उन वसाइल के वो साबित इन्होंने करना है। अब मुझे आप आसिफ अली जरदारी की बात कर लेते हैं। 33 अरब रुपया उनके केसेस से रिकवर हुआ, इतना माल लूटा हुआ है कि इतने पैसे तो उनकी जेबें भरी हुई हैं लूटे हुए माल से कि चलते फिरते 33 अरब उनकी जेबों से गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब मामला ये है कि ये जिस तरीके से निज़ाम को रोकते हैं, अब मरियम सफदर के वकील ने 6 बार इल्तवा ली है, 6 बार इस्लामाबाद फर्रुख भाई चेक करें, बिल्कुल जो अपनी अपील दायर की मैं आपकी तायद कर रहा हूं, फील्ड के फैसले के मैं इस बात पे तायद कर रहा हूं 6 बार इल्तवा ली। बिल्कुल आपसे बिल्कुल आप वजह फरमा लंबा करते हैं कि वकील जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। और ये सिर्फ इस एक केस में नहीं, ये तकरीबन कमोबेश हर केस में इसी तरह से हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 3 साल गुजर गए सर, अगले महीने अगस्त की 18 तारीख को पूरे 3 साल हो जाएंगे आपको। वो इनके कहने पे करते हैं। चले वो मैं आप जैसे आप फरमा रहे हैं मैं ऐसे ही मान लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप 2 साल बाकी हैं, तो जब 5 साल हो जाएंगे तो आप क्या लोगों को यह बताएंगे कि जी ये वकील जो है वो तारीखें ले लेते थे, इन्होंने अकामे क्यों लिए हुए थे, ये अस्पतालों में चले जाते थे? ये जवाब तो नहीं होगा ना सर, 25 साल का एहतसाब और 5 साल में एक भी सजा ना हो सके? देखें बात यह है अमीर साहब, एक तो काम यह है कि आप जो है वो लॉ ऑफ लैंड को छोड़ें और आप जो है इनके ऊपर जैसे तैसे करके आप इनको जेलों में डालें और आप लूटा हुआ माल निकालवा लें। दूसरा मामला ये है कि ये जो है वो कहते हैं ना चोर और साथ में चतर, यानी कि 7 तहमों के अंदर जो है वो करप्शन की हुई है, वाइट कॉलर क्राइम है, दूसरे ममालिक में जाके पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, उनके साथ आपके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कवानीन नहीं इन्होंने बनाए। क्यों नहीं बनाए इन्होंने? इसी वजह से कि ये अपना पैसा बाहर लेके जाते थे, किकबैक्स का मनी लॉन्डर करते थे। आज जो शहबाज शरीफ का FIA का केस है, वो कहते हैं मुझे किसी 5 स्टार होटल के अंदर बुलाएं, वहाँ पर मुझे अच्छा सा खाना खिलाएं, फिर मेरे से तफ्तीश करें। भाई आपके ऊपर 25 अरब रुपए का आपके मुलाजमीन के ऊपर केस है, ये मसरूर अनवर कौन है, ये कैश बॉयज कौन है, आपने बताने हैं। सलमान शहबाज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनको बुला लें मुल्क में वापस। मामला ये है कि ये वो चैलेंजेस हैं, लेकिन करप्शन इस मुल्क के अंदर एहतसाब को तो कभी इन्होंने पनपने नहीं दिया। अगर अब एहतसाब हो रहा है तो उस एहतसाब के निज़ाम को मजबूत होने दें, उसको पनपने दें, एक और ताकि कल को कोई भी हो, कोई भी इक़्तिदार के अंदर हो, एक और उसको ये इस चीज का खौफ हो। सही है, कि मैंने जो है वो कौम के पैसे से लूट मार नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और फिर मैं आगे चलता हूं
आपने कहा हम जारी बात है लॉ ऑफ लैंड के पाबंद हैं, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि उठा के जेलों में डाल दें और पैसे निकलवा लें। तो सर अगर लॉ ऑफ लैंड की रुकावट बन रहा है इस एहतसाब के अंदर, आप सिटिंग गवर्नमेंट है ना, उस लॉ ऑफ लैंड को किसने तब्दील करना था? खुद चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस गुलजार अहमद साहब ऑनरेबल, उन्होंने ये आपसे कहा कि आप 125 नई अदालतें बनाएं। आपने कहा कि जी हमारे पास पैसे नहीं नई अदालतें बनाने के। इसको भी तकरीबन 1 साल होने को है चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन को। तो जहां पर रुकावट है उसको तो आपने दूर करना था। नहीं, देखें बात यह है कि जहां तक तो रह गई, एक है नैब के लॉज हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक है अदालतों के हवाले से। अदालतें 30 नई अदालतें बन रही हैं। जब किसी जगह अदालत बनती है तो उसकी पूरा एक आपको इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आपको जजेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उससे मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, पूरा बजट फ्राहम करना पड़ता है। मौजूदा वसाइल के अंदर रह के ये काम करना है, वो हमने कर दिया। 30 अदालतें जो हैं वो कायम हो गई। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, कोई पूछेगा इस बात को कि एक साबका लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्या वजह थी कि उन्होंने नैब अदालत के 3 जजेस को उठा के जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया? कहाँ भेजा ताकि केसेस ही ना सुन सके, उनके बदले किसी नई जज को भी नहीं लगाया? ये भी तो एक सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है ना, जहां पर हमें सिस्टम के अंदर जो है वो रुकावटें क्रिएट की जाती हैं, जिसका बेनिफिट ये लोग लेते हैं। सही है, ये उसके बेनिफिशरीज हैं। आप हुदैबिया केस उठा के देखें ना, सारा मुल्क से बाहर रहते हैं, वापस आते हैं टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर केस बंद करवा लेते हैं। चलें, एक दिन भी मेरिट के ऊपर दोनों बेनिफिशरी साथ मौजूद है। अब जरा बेनिफिशरीज को भी शामिल कर लेते हैं। अब्बासी साहब, सर तुसी बेनिफिशरी हो, तुसी सर ये मतलब आप लोग नहीं काम करने दे रहे एहतसाब वाला, आप लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं, आपके वकील मसाइल पैदा करते हैं, आपके मुल्जमान मुल्क से भाग जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से एहतसाब स्लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे अगर मैं या पीपल्स पार्टी वाले दोस्त साथी को बात कहें तो मुमकिन है कि फरक हबीब साहब को अच्छी ना लगे, लेकिन इस मुल्क अदलिया ने नैब के बारे में क्या कहा और हुकूमत के बारे में क्या कहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये अदारा जो है इसको हुकूमत अपनी ख्वाहिश का तकमील करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए कर रही है, ये अपने हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये जाली केस बना रहे हैं अपोजिशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये अदारा अपनी अफादियत खो चुका है और ये हुकूमत का अहलकार बनकर काम कर रहा है। फिर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने जिस अदारे के बारे में बातें की, वो क्योंकि कि हम पहले दिल से कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब जाली केसेस बनवा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर, इन केसेस में कोई सदाकत नहीं है, ये अदालतों में जाकर स्टैंड नहीं करेंगे। जिस तरह इस हुकूमत ने FIA और नैब को इस्तेमाल करके इस अदारे को तबाह किया है, इसकी अहमियत खत्म की है, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था वो इतना डिस्प्यूटेड कर लिया है कि अब तो इन अदारों पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक केस आप बता दें, किसी एक लीडरशिप को इन्होंने छोड़ा हो, आपने पूरी उसकी डिटेल बताई है, मुझे आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ही अदालत में जाता है, अदालत कहती है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम हो गया है, ये केस गलत बनाए गए हैं, इन पे कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, कोई शहादत ये ला नहीं सके। आप जब अपने अपोजिशन को जाली केस बनाएंगे तो उसकी अहमियत, उसका ये रिजल्ट निकलेगा जो अभी अदालतों से निकल रहा है। और आज भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। जो आदमी PTI में चला गया है, किसी भी जमात से छोड़कर PTI में चला गया है, वो सादक अमीन है, वो ठीक है, वो पाक ऊपर कोई चेक नहीं रख सकते। और जो आदमी अपोजिशन में उसका रोज केसेस बनवाते हैं और आप तो अदालतों को क्वेश्चन करते हैं। अब ये हबीब साहब की खौफनाक बातें देखेंगे अदालतों के ऊपर। ये अदालतें अगर रिमार्क देती हैं तो अदालतें क्या PML की अदालतें या PTI पीपल्स पार्टी की अदालतें या हमारे कहने पर ये चलती है? और इससे बड़ी बात देखें कि ये किसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो एक आईनी अदारा है जिस आईन ने पाकिस्तान ने अख्तियार दिया है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, उन्होंने एक ऑर्डर किया है कि डिस्का के इलेक्शन जो है वो पूरे हल्के में होने चाहिए। वुज़रा की टीम ने बैठकर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको बुरा भला कहा है, इस हद तक गए कि उनको कहा कि आप रिजाइन कर दें। ये मुल्क के अदारों को खिलवाड़ जो बना रहे हैं, उसके साथ जो खेल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक गेम है। आपने अकाउंटेबिलिटी का इतने नारे लगाए थे, इतना आपने कहा था कि हम लूटा हुआ पैसा वापस दे आएंगे, हम इन लोगों को सजा दिलवाएंगे। कोई एक केस बताएं जिसमें लूटा हुआ पैसा आप वापस दे के आए, किसी एक को आपने सजा दिलवाई और आपको पहले नहीं पता था
सजाएं तो अदालतों ने अल्टीमेटली देनी है। हाँ। हर अदालत में जब केस गया है, ये क्या आप समझते थे कि ये केस तो आप बनवा सकते हैं, आप जेल में तो किसी को भेज सकते हैं, लेकिन सजा तो अल्टीमेटली अदालत ने देनी है। बिल्कुल। लिहाजा ये अपनी जाती सेटिस्फेक्शन के लिए इन अदारों को तबाही की तरफ ले रहे हैं, जो बड़ी खौफनाक बात है मुल्क में, सारी दुनिया में। जब अभी क्या कह रहे थे जहांगीर तरीन साहब के जो साथी थे, जो चीनी के स्कैंडल में लोग, रिपोर्ट आ गई थी FIA की कि लोगों ने इस मुल्क में अरबों रुपया का पैसा कमाया है, पेट्रोलियम में पैसा कमाया है, गंदम में पैसा कमाया है, आटे में पैसा कमाया है, दवाइयों की कीमतों में पैसा कमाया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इसलिए वो PTI के, और ये हम नहीं कह रहे, PTI के मेरा ख्याल 2 दर्जन से ज्यादा MNAs खड़े हुए जहांगीर तरीन के साथ, उन्होंने कहा कि हुकूमत। अच्छा, बासित साहब, वो जो जिस आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत अपने लोगों को हाथ नहीं लगा रही और हमारे लोग पकड़ रही है, उस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूं, क्योंकि बिलावल साहब ने भी उधर इशारा किया है। लेकिन तंगी साहब, सर मेरे पास ये कुछ तफसीलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस चले गए, जिधर इशारा किया फारूक हबीब साहब ने, उन्होंने वहाँ पे एहतसाब अदालतों के जजों के तबादले कर दिए थे, और जो लाहौर की एहतसाब अदालतें थी उनके पास जज नहीं है काफ़ी अरसे से। शहबाज शरीफ साहब के केस में 5 एडजर्नमेंट्स हो चुकी हैं तंगी साहब, सिर्फ इसलिए कि जज नहीं है। एक केस है स्टेट वर्सेस सलीम हनीफ, ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का केस है, इसमें 14 एडजर्नमेंट्स हो चुकी हैं। इसी तरह से आज चीमा साहब का के 2 केसेस हैं, 5-5 एडजर्नमेंट्स हो चुकी है। एक लंबी तफसील है मेरे सामने। ये बात तो फिर इसमें भी यानी हुकूमत भी हक बजानिब तो है ना कि जी हमारे भी तो हाथ बंधे हुए इस निज़ाम के हाथों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, मैं आपके इस सवाल से पहले मैं जो हमारे वज़ीर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जरदारी साहब के बारे में और नवाज शरीफ साहब के बारे में, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आपके इस सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, अदालतों ने बेल दी हैं, अदालतें पाकिस्तान की हैं, हुकूमतें इनकी हैं, और अगर मेरे या पाकिस्तान के जिन अपोजिशन लीडर्स को अदालतों ने बेल दिए हैं, तो फिर पर हबीब को और या इसके इमरान को ये हक नहीं है कि इनको चोर कहें। और इसने अभी मेरे लीडर के बारे में फिर कहा कि ये चोर है, तो मैं पर हबीब को कहता हूं कि आपकी चीनी चोर वज़ीर-ए-आज़म को मैं जरदारी के जूते के नोक पर रखता हूं। आपके वज़ीर-ए-आज़म का बाप भी चोर था, उसको चोरी पर नौकरी से निकाला। ये देखिए वालिद तो मोहतरम है। नहीं, इसको किसने हक दी? देखिए, अल्फाज ठीक कर लेना, अभी सियासी नाबालिग है ना, अभी ये सियासी नाबालिग है, तो इनको इश्यूज पे बात करना चाहिए। इनको पाकिस्तान की इश्यूज पे बात करें, अवाम की इश्यूज पे बात करें। अगर आप मेरे लीडर को चोर कहते हैं तो मैं आपके लीडर के बाप को ऐसे बुला लेते हैं जिनको टीवी पे बोलने का पता नहीं है। तंगी साहब एक बात है, देखिए तंगी साहब कदा कलामी की मार्जत, देखिए जरदारी साहब चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, इमरान खान साहब के वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। आप इमरान खान साहब की बात करें जरदारी साहब से। ये मैं अमीर अब्बास साहब, ये वजीर हैं अभी, बेशक इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, बेशक इनको ये पता नहीं है कि मैं मिनिस्टर हूं, इसलिए कि इसके लीडर को पता नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। लेकिन खुदा का खौफ करें, अभी 3 साल हो गए, आप इश्यूज पे बात करें, आप पार्लिमानी रिवायात पे बात करें, आप अवाम की मुश्किलात पे बात करें, और अगर आपने अवाम की मुश्किलात को दूर किया तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते फिर। लेकिन आप चोर 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 ये न कहें। अगर पाकिस्तान की अदालतों ने, मेरे लीडर 14 साल जेल में रहे हैं, 20 साल के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया है, तो ये मुझे बताएं कि ये अदालतें मेरी हैं या ये इस पाकिस्तान के अनरेबल जजेस है, अनरेबल अदालतें। तंगी साहब एक लम्हे के लिए देखिए, इमरान खान साहब का एक बड़ा लॉन्ग स्टैंड रहा है कुछ 24-25 साल तक, वो गलत या सही उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी नजर में आपकी लीडरशिप भी करप्ट है, उनकी नजर में नून लीग की लीडरशिप भी करप्ट है, तो वो तो बड़ी कन्विक्शन के साथ कहते हैं ना कि वो करप्ट है। देखिए, आता हूं ना, अभी अमीर अब्बास साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं 8 साल से पीटीआई हुकूमत में है, तो ये जो मलम जबा स्कैंडल, ये बीआरटी स्कैंडल, बिलियन सोनामी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, वैक्सीनेशन स्कैंडल, मास्क स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, आरएलएनजी स्कैंडल, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, तो ये मुझे बताएं
मैं माफियाज की सरहुन्ना से पूछना चाहता हूं जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैं इस माफिया के सरहुन्ना से पूछना चाहता हूं कि आपने माफियाज के लिए क्या किया है? आपने इन स्कैंडल्स को अवाम के सामने बेनकाब करके उनके साथ क्या किया है? आपने पाकिस्तान की आला कोर्ट से डिक्लेयर चोर डाकू लुटेरा जहांगीर तरीन के साथ आपने रात को बिहाइंड द स्क्रीन क्या बार्गेनिंग की है? आपने उस कमीशन के साथ क्या किया है? आपने जहांगीर तरीन को प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों वापस दिया था? आपने उसको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में प्रिजाइड करने की इजाजत क्यों दी थी? लेकिन वो तो स्कैंडल आने से पहले की बात है। आप भी मुझे बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को करप्ट डिक्लेयर किया है, फिर उसको सब्सिडी देना, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में वापस देना, और ये तो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे या जहांगीर तरीन को नाअहल किया, हम दोनों अलग होंगे पार्टी से। ये क्या बात है कि आप 3 साल बाद भी चोर चोर की बात करते हैं? आइए इश्यूज पे बात करें, आइए अवाम की मुश्किलात पे बात करें, आइए पाकिस्तान को जो कुछ डिलीवर किया जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीने में कहा था। टंगी साहब देखें, आप फरमा रहे हैं कि इश्यूज पे बात करें, चोर चोर की बात ना करें, वो बिल्कुल एक आपका अपनी जगह पे एक स्टांस है, लेकिन इमरान खान साहब की नजर में चोरी भी एक मंशूर का हिस्सा है, एहतसाब उनके मंशूर का हिस्सा है ना, वो कैसे बात नहीं करेंगे? उस एहतसाब कमीशन को जिस पे 84 करोड़ रुपए खर्च करके केपी में उसको अभी भी ओ जंग आलूद ताला लगा हुआ है। कहां है एहतसाब कमीशन जो इसने एहतसाब के नाम पर वोट किया है केपी में? मुझे बताइए मिनिस्टर साहब कि उसको ताला क्यों लगा? चले जी मिनिस्टर साहब सर, दोनों तरफ से आपने ओपिनियन देख लिया। असल में ये सारे एतराजात ताने आपको इसलिए मिल रहे हैं कि एहतसाब कंक्लूड नहीं हो पा रहा, एहतसाब कंट्रोवर्शियल बन रहा है। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई अवाम के लिए, मुल्क के लिए, इदारों के लिए कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। इनसे तकरीर करवा लें। मिनिस्टर साहब से भी आप तकरीर करवा लें इनसे। मिनिस्टर साहब, मैंने अभी बोला, मैंने तकरीर कर ली, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दूं। माफियाज के बारे में मुझे जवाब दे दी। कर ले तकरीर। जी करें मिनिस्टर साहब, करें सर। आप एंकर भी बन गए। जी मिनिस्टर साहब, चले, मैंने कहा पहले आप इनको कहे तकरीर कर ले, फिर मैं बात कर लेता हूँ। नहीं उनकी बात होगी अब। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, देखें बात ये है कि देखें मामला जो है वो बहस बराए बहस का नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इख्तियार होता है वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम बात करते हैं इन मामलात के हवाले से कि 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो सिंध के अंदर चूहे खा जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि रोशन सिंध के नाम के ऊपर जो वहाँ पर हाथ साफ किया गया है वो किससे ढका छुपा है? जो अयान अली पैसे ले जाते जो पकड़ी जाती हैं, उनके वकील जो है वो लतीफ़ खोसा साहब बन जाते हैं, वो किसी से ढका छुपा है। आप ये बताएं कि आज जो कराची बारिश के पानी में डूब जाता है, 13 साल से इनकी हुकूमत है, हमने इनको रोका हुआ है कि वहाँ पर ये काम ना करें, क्योंकि इनका ध्यान सवाए करप्शन के अलावा, खाली अकाउंट्स बनाने के अलावा, ओमनी ग्रुप की 1 शुगर मिल थी 2008 में, 2013 में हुकूमत छोड़ के 11 शुगर मिलें बन जाती हैं उनकी। आज 500 नैब से सजा याफ्ता अफसरान जो हैं प्री बारगेन जिन्होंने की, वो सिंध हुकूमत के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ये मिस्टर 10% मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो बम्बिनो सिनेमा के बाहर जो है वो टिकटें नहीं बेचता था, यही बेचते थे ना। तो इनकी पूरी एक तारीख है। अब उस तारीख के ऊपर अगर बयान करो तो वो सुनने के अंदर इनके अंदर हौसला नहीं होता, और वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो मैं नहीं कर सकता। जो जुबान ये इस्तेमाल करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, ना मेरी तरबियत नहीं है। दूसरा मसला ये है, अगर सुन ले ना, अब देखिए जरा वो मुकम्मल कर लें तंगी साहब। मैंने आपको आईना दिखाया है, आईना देखते जाएं, शर्माते जाएं। आप इनकी आवाज बंद कर दें या तो मुझे बोलने। अच्छा फारूक भाई, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ ताकि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास आऊंगा फारूक हबीब साहब। बिलावल साहब ने भी कुछ फरमाया है, उन्होंने कंपैरिजन किया है, ताना आपको भी दिया है, ताना नून लीग को भी दिया है। ब्रेक के बाद आपके सामने।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है इमरान खान साहब के एहतसाब की, नैब की क्रेडिबिलिटी जो बार बार अदालती फैसलों से चैलेंज हो रही है। वो हम या अपोजिशन नहीं कह रहे हैं, वो अदालतें अपने फैसलों से ये बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा है वो दिखाएं जी। राइट जी, तंगी साहब, गुजारिश है कि ज़रा फ़ारूक हबीब साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपसे बाद में कमेंट लूँगा। फ़ारूक हबीब साहब, दो इल्ज़ामात हैं। एक तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का अपोजिशन लगाती है आप पर, दूसरा इल्ज़ाम यह है कि ड्रैग हो रहा है ये एहतसाब का अमल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है। देखिए, बात यह है, जो ड्रैग होने का मामला है ये तो एक हमारा सिस्टम के अंदर लकूनाज है। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि मुझे आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत के अंदर अपोजिशन में भी हमने देखा PMLN पीपल्स पार्टी, इन्होंने तो आज तक अपने किसी काउंसलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की थी। इनके यहाँ तो मेयार ये था कि जितनी ज़्यादा करप्शन की है उतना बड़ा उसको उहदा दे दें। अब मामला ये है कि हमने तो जहाँ कोई मामला आया उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ हमने इंक्वायरी करवाई, कमीशन बनाई, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की। उसके बाद आप ये देखें, हमारे अपने लोग भी गए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किया कि हम गए हैं जाके हम नैब पेशी पे जा रहे हैं, नैब पे हमला कर दिया, या हम कहें कि जनाब इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने कहा एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है ये मजबूत होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है वो इस निज़ाम को पनपने देना चाहिए, ताकि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये जो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जाली अकाउंट्स हैं, TTs हैं, इनका रास्ता जो है वो रोका जाए। लेकिन इस तरफ जो है वो अपोजिशन जो है वो रास्ते में रोड़े अटकाते। इन्होंने तो परवेज़ मुशर्रफ जैसे बंदे से जो बावर्दी था उससे NRO ले लिया था, तो यहाँ इनको NRO नहीं मिल रहा। जहाँ देखें वहाँ पर इनकी नई करप्शन की दास्तान है। तो ये इनका एक शोर शराबा है। ये चाहते हैं कि जो इनकी करप्शन है उसको वैलिडेट कर दिया जाए। मामला ये है कि अगर आपने खाता है लगाता है के तौर के ऊपर कौम का अखलाकी लेवल जो है वो इतना नीचे लेके जाना है, तो फिर तो समझ से बालातर है। मामला ये है कि खाते जाओ, चोरी करते जाओ, ढोल बजाते जाओ कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकाम हो रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इस एजेंडे के अंदर कोई हकीकत नहीं है। एहतसाब जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड है। आज इदारे आज़ाद हैं, हमने तो किसी इदारे को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन इनकी एक पूरा बैकलॉग इनका इतना ज़्यादा है, इनका बैगेज इतना ज़्यादा है कि उसके झटके इनको लगते रहते हैं। तमाम लोगों को इन्होंने इसी तरफ लगाया हुआ था, इसी किस्म की आदत पड़ी हुई थी इनको, उस बुनियाद के ऊपर जो है वो एहतसाब हो रहा है। इनको तो चाहिए ये कहें कि हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केसेस को सुने। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो ये कहें कि सलमान शहबाज को फ़ोन करें और अगली फ़्लाइट पे उसे कहे वापस आओ, आकर FIA के सामने पेश हो। जो वो कहते हैं ना कि सलमान शहबाज से पूछें कि मैं पैसा कहाँ लेकर गया हूँ, बिल्कुल, तो वो सलमान शहबाज आके जवाब दे दें। शहबाज शरीफ की जगह के ऊपर क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है कि शहबाज सलमान आ गया तो फिर तो सारी वारदात तो जो है उसने डाली हुई थी, तो उसके बेनिफिशरीज शहबाज शरीफ थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस उन्होंने वज़ीर आला के तौर के ऊपर बतौर इस्तेमाल किया था। तो वो उनका मसला है और तो कोई मसला नहीं। राइट। तंगी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज अमेरिका भी गए हैं और मुराद अली शाह साहब भी वहीं पे, तो उस पर भी शहबाज गिल साहब और हुकूमती कुछ लोग फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब वहाँ कुछ मुलाकातों के सिलसिले में, अहम मुलाकातों के सिलसिले में गए हैं और वो शायद वहाँ अपनी सर्विस पेश करने गए हैं कि भाई जो काम इमरान खान नहीं कर रहे अमेरिका को सर्व करने का, वो मैं करता हूँ, मैं हाजिर हूँ। देखिए अमीर अब्बास साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। उसका एक विजन है और उनको हक है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क जाके वो वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में बैठ के मोदी का जुबान नहीं बोलेगा। जिस तरीके से कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जाके वहाँ पर जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान में अलकायदा को तरबियत दी, और ये बातें मोदी ने भी कहा था, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा फॉर गुड मैन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को नाकामी के लिए, पाकिस्तान के गुडमिन के लिए जाएगा और वहाँ बात करेगा। जैसे आज से 2 साल पहले इंडियन के एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि आर्मी, तो उसने कहा विच आर्मी? वो तो मेरी आर्मी है, मेरा इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, मेरे लिए ऑनरेबल इदारा है।
तो ये मेरे ख्याल में ये वो मैसेज है जो पूरी दुनिया को मेरे चेयरमैन ने दिया था। कभी भी पाकिस्तान के अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसी तरह मरियम बीबी को, इसी तरह तमाम लीडरशिप को ये हक है कि वो जाके अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेकनामी के लिए विजिट करें। बिल्कुल, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की जाहिर बात है, वो लीडर है एक पार्टी के, वो जा सकते हैं, मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एन वस्त में जब कैंपेन कश्मीर की इलेक्शन की चल रही है, बड़ा अहम इलेक्शन है, मरियम नवाज धुआंधार जलसे कर रही हैं, हुकूमत अपनी कैंपेन कर रही है, वो 8 दिन के लिए, जबकि सिर्फ 13 दिन बाकी हैं इलेक्शन के अंदर, 8 दिन के लिए उनका चले जाना, इस पे वो सवाल उठा रहे हैं कि कोई गड़बड़ है। देखिए मेरी बात सुने अमीर अब्बास, ये जो विजिट है ये आज डिसाइड नहीं हुआ था। जब चेयरमैन विजिट करते, जब लीडरशिप विजिट करते, तो उससे 2 महीने 3 महीने पहले एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग, मनसूबबंदी करते हैं कि ये लीडर जा रहे तो वहाँ कौन सी इश्यूज पे बात करेंगे, कौन से फोरम से स्पीच करेंगे जहां पर पाकिस्तान की नेकनामी हो। तो मेरे ख्याल में अगर 3-4 महीने पहले एक लीडर की दौरे की तैयारी शुरू करते हैं, तो इस वक्त ये जो इलेक्शन कैंपेन है वहां पर असफा बीबी, वहां पर परियाल बीबी, वहां पर दूसरी लीडरशिप ने कैंपेन शुरू किया है इन द एब्सेंस ऑफ माय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन जो डिसाइड हुआ था, जिस दौरे के लिए बहुत मेहनत की गई थी, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जरूरत महसूस की कि उस विजिट को अवेल करें और वहां जाके पाकिस्तान के जरा मैं वजीर साहब से पूछ लूं, फारूक हबीब साहब, ये क्यों कंट्रोवर्शियल बिलावल साहब के विजिट को आप लोग बना रहे हैं? उस पर स्पेकुलेशंस हो रही हैं और उस पर तंज हो रहा है कि जी बिलावल साहब को वहाँ एनआरओ के लिए जो बाइडेन के पास कुछ मिन्नत तरले करने जा रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही है हुकूमत? देखिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से जाएं, जाके कोलंबस की तरह पूरी दुनिया को दरियाफ्त करें। और जहाँ तक रह की बात अमेरिका जाना नहीं जाना, मामला ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर देखना ये है कि जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडा के तहत मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर विकीलीक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती नहीं। वो फजलुर रहमान जिनको इन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा, दोनों ने भी PDM की सरबराही भी इन्होंने उनके तहत कबूल की। उसके बाद जो है उन्होंने भी विकीलीक्स में आया था कि अपनी CV पेश की थी कि मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें तो मैं आपकी बड़े अच्छे तरीके से ग़ुलामी करूँगा। यहाँ पर बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि पहली बार आपने जो जंग, अमेरिका की जंग है, जिससे वो अफ़गानिस्तान को एक खाना जंगी की हालत में छोड़ के निकल गया है, उसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट की हमने बात की, क्योंकि हमारा 150 अरब डॉलर की इकॉनमी का नुकसान हुआ, 70,000 हमारी जानों का ज़िया हुआ। तो हमने पूरी कौम की तर्जमानी की। वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ पहले और बल्कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बबांगे तोहल ये बात की है। पहले ये होता था कि जो अमेरिका से हुक्मनामा आता था, सर झुकाकर उसको मान लिया जाता था। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी जो है ड्रोन हमले सबसे ज़्यादा हो रहे थे, और इमरान खान उस वक्त वो वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका नहीं गए थे। उन्होंने जाके बल्कि ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ वज़ीरिस्तान में लॉन्ग मार्च किया था। पूरी दुनिया के मीडिया को ये बताया था कि आपके ड्रोन हमलों से पता नहीं कोई दहशतगर्द मरता है या नहीं मरता, लेकिन आम लोग नीचे बहुत ज़्यादा जानों से हाथ धो बैठते हैं, जिनके अंदर फिर एक नफ़रत पैदा हो जाती है। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी उस जो दहशतगर्दी जगह जगह पाकिस्तान के अंदर भी हुई, तो फ़ौज पाकिस्तान ने उस दहशतगर्दी का किला कमा किया, पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ। अब 30 लाख रेफ्यूजीज़ हम पहले लेके बैठे हैं, उससे ज़्यादा मज़ीद रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान नहीं संभाल सकता। हम तो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक पुरअमन अफ़गानिस्तान हो। हम तो पॉलिटिकल निगोसिएशंस करवाने में पाकिस्तान ने पूरा किरदार अदा किया और उसको अभी तक जारी रखे हुए है, लेकिन ये चीज़ अमेरिका को बावर कराने की ज़रूरत है। लेकिन जब एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बड़ा स्टैंड लेके खड़ा हो और अगर वहीं से जाकर कोई जाके ये बात करे नहीं जी कि हम आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, तो उससे आप जो कौमी कॉज है, जो नेशनल कॉज है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको आप कमज़ोर करते हैं, उसको आप जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी तरफ से जाएं, जाके बेशक यूरोप जाएं, जहाँ जाएं, वैसे भी जो है वो किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगा सकते आप। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर होना ये चाहिए कि जहाँ आपके कौमी सलामती के मामलात हैं, कौमी इंटरेस्ट है, उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो अभी वो गए हैं, जाके देखेंगे वहाँ पर वो कश्मीर की बात करते हैं क्या, वहाँ पर वो
जो पाकिस्तान की 70,000 जानों की कुर्बानियाँ हैं, $150 अरब की इकॉनमी की कुर्बानियाँ हैं, उसके बारे में जाके बात करते हैं या नहीं करते, अभी तो वो चीज़ें सामने आएंगी, उनको आप भी ऑब्जर्व करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कश्मीर इलेक्शन की बात करेंगे। तीनों पार्टीज भरपूर मुकाबला करना चाह रही हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा धुआंधार जलसा किया है, बिलावल साहब करते रहे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को नागुज़ीर वजूहात की वजह से उनको प्रोग्राम से जाना पड़ रहा है। कश्मीर के इलेक्शन में इससे पहले हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ऑपोजिशन दोनों बड़ी पार्टीज़ ने खुलकर कैंपेन की, बज़ाहिरन कोई रुकावट नहीं थी ऑपोजिशन को अपनी कैंपेन में। अभी हम आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियाँ अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जलसे कर रही हैं और बज़ाहिरन कामयाब जलसे भी कर रही हैं। नताइज क्या निकलेंगे वो तो 25 जुलाई को मालूम होगा, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक तंज़ भी किया है। मैं चाहूँगा उनकी मौजूदगी में वो तंज़ भी दिखाया जाए और फिर इसी पे आगे गुफ्तगू करते हैं। राइट, फ़ारूक हबीब साहब, आप कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब भी है और मुस्तरद शुदा भी हैं, लेकिन हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी वही लीड कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी यही दोनों बच्चे लीड कर रहे हैं जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, PDM के जलसे रैलियाँ इन्हीं बच्चों ने लीड की हैं, पार्टियाँ यही लीड कर रहे हैं। देखें, मामला क्या है, मामला ये है कि नतीजा सिफर बराए सिफर है ना। आर और पार वाले जो हैं वो बुरी तरह खवार हुए हैं। अब आज एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम हलवा नहारी खाने के लिए PDM में शामिल नहीं हुए थे। हुकूमत का तो कोई मामला ही नहीं है ना। हमें तो किसी किस्म का इनसे ना तो कोई हमें को ख़तरा है, ना हमें कोई किसी हवाले से भी संजीदा कंसीडर करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जब आप कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में जाकर आप ये बताएं कि आपने कश्मीर के अंदर क्या काम किया। आपकी हुकूमत थी ना 5 साल नून लीग की, वो बताएं वहाँ पर उन्होंने क्या तरक्याती काम करवाए, क्या वहाँ पर एहतसाल लोगों का ख़त्म किया। लेकिन जब आप कश्मीर में खड़े होकर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़बान को भारत जो है वो हेडलाइंस बनाकर अपने चैनल्स के ऊपर चलाता है, तो उससे जो कश्मीर कॉज है उसको नुकसान पहुँचता है, उससे उनको कोई फ़ायदा हरगिज़ किसी सूरत भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि लीडर हमेशा बंदा स्ट्रगल से बनता है, एक जद्दोजहद से बनता है। जब आपकी अपनी खुद की कोई जद्दोजहद ना हो और आप आकर सिर्फ आपका सिर्फ एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स के आप वारिस हों, तो उससे जो है वो बड़े बड़े लोग जिनकी 30-30, 40-40 साल की स्ट्रगल हो और वो हाथ बांध के यूँ सर झुका के खड़े हो जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आएँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ रह गई बात कि ये जो कुछ भी करना मामलात हैं वो सारे इनके NRO लेने के लिए हैं, NRO इनको मिल नहीं रहा, और जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी आज एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। ऑपोजिशन एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या अदम एतमाद लेकर आना है। हम तो कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हैं। कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने इक़्तिदार में लेकर आना है, जिसको चाहें वो लेकर आएँ इक़्तिदार के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, वहाँ इन्होंने कैंपेन चलाई, आज़ादाना तौर पे चलाई, लेकिन नतीजा क्या निकला कि ज़मानतें ज़ब्त हो गई। वहाँ पर हमारी भारी अक्सरियत से हुकूमत बन गई। इंशाल्लाह इस बार कश्मीर के अंदर भी हमारी उसी अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत बनेगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों को पता है कि इमरान खान उनका सच्चा सफ़ीर है, जिन्होंने मोदी की, RSS की, हिंदुत्वा की जो आइडियालॉजी है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज की है। आज वेस्टर्न मीडिया जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ लिख रहा है। आज दुनिया के आलमी जरीदे बड़े बड़े मोदी की ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ जो कश्मीर में की हैं, जो जाबराना अमल उसने किया है, उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है। यही वजह है कि उसके ऊपर आलमी सतह पे प्रेशर बढ़ा, अंदरूनी सतह पे प्रेशर बढ़ा, उसे पूरी कश्मीरी क़यादत को जो है वो बुलाना पड़ गया। तो ये वो इमरान खान ने आवाज़ बने। जब इमरान खान साहब बात आप फरमाने कि इमरान खान साहब आवाज़ बने, लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं का मुकदमा कौमी मुत्तहिदा में बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। ये कश्मीर के इलेक्शन में मरियम बीबी भी और बिलावल साहब भी खुलकर आप पर तनकीद कर रहे हैं, कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी से मरियम साहबा ने और बिलावल साहब ने वहाँ क्या फरमाया वो ज़रा दिखाएं। तंगी साहब, ये मुनासिब है? यानी अगर कश्मीर में कैंपेन हो रही है तो
आप गवर्नेंस के ऊपर बात करें, आप हुकूमत की नाकामियों पर बात करें, आप मैनिफेस्टो पर बात करें, आप अपना कंपैरेटिव अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आएं, वो कौम को बताएं। ये गद्दार कहना, कश्मीर का सौदाबाज कहना, ये मुनासिब है क्या? देखिए अमीर अब्बास साहब, अगर आप मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तमाम जलसों की तमाम पूरी स्पीच सुना दिए कौम को, तो उसमें पीपल्स पार्टी का मंशूर, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, अवामी हुकूमत के लिए, अवाम के लिए काम, ये सब कुछ है। लेकिन एक लीडर का ये हक बनता है कि अगर पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुंचा के 35A के जरिए डिस्प्यूटेड स्टेटस को ख़त्म किया है, तो मेरे ख्याल में ये मेरे चेयरमैन की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कश्मीरियों को बताएं। अभी मेरे भाई ने कहा कि कश्मीर कास्ट को किसने नुकसान पहुंचाया। भाई कश्मीर कास्ट को और मोदी के आरएस नजरिए को क्या उस वक्त हम इमरान बोल गए थे जब उसकी दोबारा जीतने पर वो खुशियां मना रहे थे? उनके उस सरमनी में जाने की ख्वाहिशमंद थी, उनको मुबारकबाद देने के लिए कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो कश्मीर इश्यूज को रिजॉल्व करने में आसानी होगी। तो उस वक्त मोदी का आरएसएस का नजरिया कहाँ था? उस वक्त इनको आरएसएस के नजरिए ने मेरे ख्याल में स्टडी नहीं किया था। जिस मोदी ने पिछले 5 सालों से कश्मीरी बहन भाइयों पे जुल्म किया था, बहनों से भाई छीने थे, माओ से बेटे छीने थे, उस वक्त उनकी खुशखबरियां सुना रहे थे कि मोदी दोबारा जीत रहे हैं। और अभी जब वो जीत गया तो ये कह रहे कि आरएसएस नजरिया के मैं खिलाफ हूं। अगर आप खिलाफ होते तो मोदी की दोबारा जीतने पर खुशियां नहीं मना रहे थे। कश्मीर को बेचने वाला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर को खत्म किया। कौन सी कश्मीर की बात करते हैं? अच्छा जिसको इंडिया ने 35 तंगी साहब, कथा कलामी की माजरत, मैं आपको इंतहाई हाईली सोर्सेज से ये बात बता रहा हूं कि दुनिया के 2 बहुत ताकतवर मुल्क हैं। उन ताकतवर मुल्कों के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से रिक्वेस्ट की है कि आप खुदारा इमरान खान साहब से कहें कि वो मोदी को आरएसएस और हिटलर और हिंदुत्व का ताना मारना छोड़ दें, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो रही है इंडिया के अंदर। तो इमरान खान तो उसके सीने पर मोंग दल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सौदा कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, क्या वो तकरीर वो फुटेज रिकॉर्ड पे नहीं है जब उसको मुबारकबाद दे रहे थे? उस पर भी बात करें ना, उस पर भी बात करें। जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान ने कहा था कि मोदी जीत जाएगा और कश्मीर को रिजॉल्व करेगा इश्यूज, वो भी रिकॉर्ड पे तो है ना, वो भी बताए ना। आज अगर उसने अपना मकसद पूरा किया और कश्मीर को भेज दिया, तो आज अगर वो उसको कसाई कहते हैं और कुछ कहते हैं, तो इससे सियासी तकारीर से उनके जात पे असर नहीं पड़ता है। असर उस वक्त पड़ सकता था जब ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मोदी पर यह वार करता था कि न मोदी के आरएसएस नजरिए के खिलाफ वोट दे, ये कहना चाहिए था। चले इसी पे यही जो आपने केस बिल्ड किया, मैं चाहूंगा जरा लास्टली कमेंट कर दें मिनिस्टर साहब। तंगी साहब का फरमाना यह है कि आपने खुद दावत दी मोदी को, आप दुआएं मांग रहे थे उसके इक्तदार में आने की, अब ले मजा फिर चखे मजा। देखें, बात यह है कि आपने जिस तरह कहा, मुझे ये बताएं कि जो शख्स जो है वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे सकता है, तो मोदी किस खेत की मूली है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का इशू तो जो है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तब भी था, बेनज़ीर 2 बार वज़ीर आज़म थी तब भी था, जब आसिफ अली ज़रदारी सदर थे तब भी था। उस वक्त जो है वो कितना कॉज को कश्मीर क्या उस वक्त इन्होंने कश्मीर आज़ाद करवा लिया था, कश्मीर आज़ाद हो गया था और हमारी हुकूमत में आके हमने वापस प्लेट में रख के भारत को दे दिया, ऐसा नहीं हुआ। आप अपने मामलात को भी ज़ेर में रखें। ये जब से पाकिस्तान बना है ये मसला कश्मीर जब से चलता आ रहा है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि दुनिया भारत के नैरेटिव को छोड़ के आज जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहे हैं, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, आज दुनिया उसके ऊपर लिख रही है। ये प्रेशर है जो मोदी के ऊपर डेवलप हुआ है। आप जब हिटलर की वज़ीर आज़म साहब उसको तशबीह देते हैं साथ, तो लोगों को पता होता है कि सेंटीमेंट क्या है, कि हिटलर ने क्या वहाँ पर जुल्म किए थे, वही जुल्म मोदी यहाँ पे कर रहा है। मोदी के ऊपर तो गुजरात के ऊपर भी मुसलमानों का कत्लेआम करने का इल्ज़ाम था, लेकिन वो जब वज़ीर आज़म बन गया तो उसके ऊपर अमेरिका की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि उसके ऊपर वो पुराना बैगेज था, तो इस वजह से दुनिया आज भी मोदी को एक फैशिस्ट, एक रियासती दहशतगर्द,
एक कातिल और एक जालिम के तौर के ऊपर देख रही है और उसको एक्सपोज करने में बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, सैयद अब्बासी साहब, बहरमन तंगी साहब। इलेक्शन कैंपेन के अंदर हर पार्टी बहरहाल आज़ाद है कि वो अपनी मर्जी का बयानिया या अपनी मर्जी का इजहार कर सके अपने अवाम के सामने, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर के मामले पे कम से कम कोई ऐसी गुफ्तगू शोला बयानी में या जज्बात की रवानी में ना हो जिसमें आप अपने ज़ाती सियासी स्कोर सेटल करने के सिलसिले में कश्मीर कॉज को या कश्मीर के मुखालिफों को कोई ऐसा बयानिया दें जिससे उनको फ़ायदा हासिल हो सके। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।